15 जून 2020 रात के लगभग 11:40 पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी। हिमालय की काली चट्टानों के बीच बहती बर्फीली हवा उस रात किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। हजारों फीट ऊंचाई पर फैली खामोशी अचानक टूटने वाली थी। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने खड़े थे। बिना गोली चले शुरू हुई वो झड़प धीरे धीरे ऐसे संघर्ष में बदल रही थी जिसने आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की राजनीति, व्यापार और शक्ति संतुलन को बदल देना था। उस रात सिर्फ सीमा पर सैनिक नहीं भिड़ रहे थे, बल्कि दो उभरती महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं टकरा रही थीं। गलवान की घटना अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे वर्षों से पनप रहा एक अदृश्य युद्ध था। चीन अपनी आर्थिक शक्ति के सहारे एशिया पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था। बेल्ट एंड रोड परियोजना के माध्यम से शी जिनपिंग दुनिया के देशों को धीरे धीरे अपने प्रभाव में बांध रहे थे। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों में चीन अरबों डॉलर निवेश कर चुका था। दूसरी ओर भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को तेजी से मजबूत कर रहा था। हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया तक भारत का प्रभाव बढ़ने लगा था। यही वो क्षण था जब बीजिंग को पहली बार ये महसूस हुआ कि एशिया में उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत बन सकता है। नई दिल्ली में अजीत डोभाल और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार चीनी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं। उपग्रह चित्रों में साफ दिखाई दे रहा था कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास धीरे धीरे सैन्य ढांचे तैयार कर रहा है। लेकिन ये केवल सीमा विवाद नहीं था, इसके पीछे छिपा था व्यापार का विशाल खेल। दुनिया के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दवाइयां और औद्योगिक सामान चीन से निकल रहे थे। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया ठहर गई, तब देशों को पहली बार समझ आया कि उनकी अर्थव्यवस्था चीन पर कितनी निर्भर हो चुकी है। भारत ने इसी कमजोरी को अवसर में बदलना शुरू किया। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बुलाया गया। उत्पादन आधारित योजनाएं शुरू हुईं। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलने के विकल्प तलाशने लगीं। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के लिए ये केवल आर्थिक खतरा नहीं था, ये उनके वैश्विक प्रभुत्व के सपने के खिलाफ सबसे बड़ा आघात था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जानती थी कि यदि भारत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी का नया केंद्र बन गया तो आने वाले दशकों में एशिया की सत्ता संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। इसी समय हिंद महासागर में भारतीय नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रही थी। मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास भारत की रणनीतिक मौजूदगी चीन को बेचैन कर रही थी, क्योंकि चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरता था। यदि कभी संघर्ष हुआ तो भारत चीन की आपूर्ति श्रृंखला को रोक सकता था। वॉशिंगटन में जो बाइडेन प्रशासन भी इस बदलते समीकरण को ध्यान से देख रहा था। अमेरिका वर्षों से चीन की बढ़ती शक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस पूरे संघर्ष को अलग नजर से देख रहे थे। रूस, भारत और चीन दोनों का पुराना साझेदार था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को चीन के और करीब ला दिया। फिर भी क्रेमलिन ये अच्छी तरह समझता था कि यदि चीन अत्यधिक शक्तिशाली हो गया तो भविष्य में रूस भी उसके प्रभाव में आ सकता है। इसी कारण रूस लगातार भारत के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा। तेल, हथियार और ऊर्जा के सौदों ने भारत को ऐसी रणनीतिक स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो पश्चिम और रूस दोनों से लाभ ले सकता था। धीरे धीरे ये संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रहा। ये तकनीक, व्यापार, समुद्री मार्गों और वैश्विक राजनीति का युद्ध बन चुका था। भारत ने डिजिटल ढांचे, अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन में तेजी से विस्तार शुरू किया। दूसरी ओर चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निगरानी तकनीक और साइबर युद्ध में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रही थीं। साइबर हमलों और डेटा चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। दुनिया को दिखाई दे रहा था कि आने वाला दशक अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शीत युद्ध का नया संस्करण हो सकता है, लेकिन इस बार केंद्र में भारत और चीन होंगे। दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन और मॉस्को के बंद कमरों में लिए जा रहे फैसले करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित कर रहे थे। वैश्विक कंपनियां अपने कारखाने बदल रही थीं, हथियारों की दौड़ तेज हो रही थी, समुद्रों में युद्धपोतों की संख्या बढ़ रही थी और हिमालय की ऊंचाइयों पर सैनिक आज भी उसी ठंडी हवा के बीच तैनात थे जहां गलवान की रात ने पूरी दुनिया को ये एहसास कराया था कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा संघर्ष शायद शुरू हो चुका है।
एक ऐसा संघर्ष जिसमें गोलियों से ज्यादा खतरनाक होंगी व्यापार, तकनीक और सत्ता की खील, और जिसका परिणाम तय करेगा कि आने वाली दशकों में दुनिया की अगली महाशक्ति कौन बनेगी।